मैं रॉबिन सिंह आपका 360 डिग्री डिफेंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं तीसरी वीडियो लेके आया हूं मोशन एंड स्ट्रेट लाइन की। पहली वीडियो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की आपने देख ली होगी, और दूसरी वीडियो थी उसमें हमने वेलोसिटी के बारे में बताया और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बताए, ग्राफ पे आधारित क्वेश्चन बताए जो ज़्यादातर एग्जाम में बनते हैं। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विस्थापन समय वक्र का ढाल। अब देखो मैं बात करने लगूँ कण के त्वरण की। ये जो वीडियो है वो त्वरण पे आधारित, फिर उसके बाद सारे अच्छे अच्छे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएंगे। त्वरण, वेग, विस्थापन, तीनों में रिलेशन कौन कौन से होते हैं ये भी अच्छे क्वेश्चन आएंगे। प्रीवियस ईयर में एयरफोर्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले देखो त्वरण क्या होता है, जिसके हम इंग्लिश में बोलते हैं एसेलरेशन ऑफ पार्टिकल, कण का त्वरण। यदि मैं कण के त्वरण की बात करने लगूँ तो हम इसे लिखते हैं ए बराबर dv ओवर dt। क्या बोलते हैं? ए बराबर dv ओवर dt। इसका अर्थ है वेग में परिवर्तन की दर। इसे हम बोलते हैं समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन, यानी चेंज इन वेलोसिटी रेस्पेक्ट टू टी। समय के सापेक्ष, इसका मतलब रेस्पेक्ट टू टी, चेंज इन वेलोसिटी रेस्पेक्ट टू टी वी कॉल एक्सेलरेशन। समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन, वेग किस गति से परिवर्तित हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? कण का त्वरण बोलेंगे। समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन, कुछ बुकों में लिखा रहता है वेग अपॉन समय, कुछ बुकों में क्या लिखा रहता है? वेग अपॉन समय। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट लाइन तुरंत आ जाएंगी डेफिनेशन से ही। पहले देखो, अब मैं त्वरण की बात करने लगूँ, त्वरण क्या बनेगा? जैसे हमने एक चीज़ पढ़ी थी पिछली बार, b बराबर dx ओवर dt। क्या पढ़ा था? b बराबर dx ओवर dt। तो हमने लिखा था कि विस्थापन समय वक्र का ढाल, ये ऊपर क्या है? विस्थापन dx, और नीचे क्या है? समय। विस्थापन समय वक्र का ढाल किसके बराबर होता है? कण के वेग के बराबर। विस्थापन समय वक्र का ढाल कण के वेग के बराबर। अब मैं बात करने लगूँ विस्थापन समय वक्र का ढाल कण के वेग के बराबर, तो इसी तरह ध्यान रखना a बराबर dv ओवर dt, a बराबर dv ओवर dt। तो ये क्या बनेगा? वेग समय वक्र का ढाल, वेग समय वक्र का ढाल। यही क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि वेग समय वक्र का ढाल किसके बराबर होता है? ढाल का मतलब स्लोप, इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ सकते हैं। वेग समय वक्र का ढाल कण के वेग समय वक्र का ढाल कण के त्वरण के बराबर होता है, कण के त्वरण के बराबर होता है। वेग समय वक्र का ढाल कण के त्वरण के बराबर होता है, वेग समय वक्र का ढाल कण के त्वरण के बराबर होता है। ए बराबर dv ओवर dt, यानी वेग अपॉन समय। ए बराबर dv ओवर dt, तो मैं लिख सकता हूँ वेग समय वक्र का ढाल, वेग समय वक्र का ढाल कण के त्वरण के बराबर होता है। यहाँ पे तुम्हें इस रिलेशन को अगर तुमने कंप्लीट कर लिया तो यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन कई बार बन जाता है। जैसे पिछली बार एयरफोर्स में ये पूछा गया था b बराबर dx ओवर dt। तो ध्यान रखना विस्थापन समय वक्र का ढाल वेग के बराबर। अगला कोई भी रिलेशन तुम्हारे लिए इसी तरह दिया है तो फिर तुम क्या बोल सकते हो? जैसे ये दिया है f बराबर dp ओवर dt। क्या दिया है? f बराबर dp ओवर dt। तो तुम क्या बोल सकते हो इसको? f बराबर dp ओवर dt। तो इसे बोल सकते हो संवेग समय वक्र का ढाल। क्या? जैसे न्यूटन का द्वितीय नियम होता था हमारा f बराबर dp ओवर dt, तो इसे बोलेंगे संवेग समय वक्र का ढाल बल के बराबर होता है। इसी तरह कोई भी रिलेशन तुम्हें दिया हुआ है, जैसे कोई राशि है ये s, ये बराबर है dy बाई dx के, तो हमेशा ध्यान रखना है बाई x वक्र का ढाल, बाई x वक्र का ढाल कोई राशि s के बराबर होगा। वेग समय वक्र का ढाल कण के त्वरण के बराबर। विस्थापन समय वक्र का ढाल b बराबर dx ओवर dt। विस्थापन समय वक्र का ढाल, विस्थापन समय वक्र का ढाल कण के वेग के बराबर। ये लाइनें काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हैं वेलोसिटी के मामले में। कण का त्वरण, अब देखो मैं बात करने लगूँ कण का त्वरण कौन सी राशि है? कण का जो त्वरण है वो एक सदिश राशि है। एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर। क्या है? कण का त्वरण सदिश राशि है क्योंकि इसकी एक निश्चित दिशा होती है। इसे कहें ना कण का त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन। तो ए बराबर dv ओवर dt। तो वेग में परिवर्तन होता है कण का त्वरण, जिस दिशा में वेग में परिवर्तन हो रहा है उस दिशा में कण का त्वरण लिया जाएगा। तो अब देखो जैसे कण का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पूरब की ओर बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब कण का त्वरण कितना हो गया?
5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका मात्रक क्या बनेगा, बेग का जो मात्रक बनता है वो बनता है मीटर प्रति सेकंड। बेग का मात्रक क्या बनता है, मीटर प्रति सेकंड, और सेकंड डिवाइड में है ही है, तो त्वरण का जो मात्रक बनेगा वो क्या बनेगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखो A बराबर dv/dt। अब एक बात ध्यान रखना, कब त्वरण का मान ऋणात्मक होता है और कब त्वरण का मान धनात्मक होता है, दोनों चीज़ें लिखना। अगर मैं बात करने लगूँ A बराबर dv/dt की, A बराबर dv/dt की बात करने लगूँ, ये होता है समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन, उसे हम बोलेंगे कण का त्वरण। अब देखना, समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन, इफ वेलोसिटी इज पॉजिटिव देखने लगूँ और पहले नेगेटिव देखने लगूँ। यदि कण का वेग यदि कण का वेग बढ़ रहा है, यदि कण का वेग बढ़ रहा है, कण की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो कण का त्वरण कैसा आएगा, पॉजिटिव। क्योंकि ये क्या है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन, समय के सापेक्ष वेग बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब है उसे हम क्या बोलेंगे, कण का त्वरण पॉजिटिव हो रहा है। कल गाड़ी क्या हो रही है, एक्सीलरेट हो रही है। जैसे तुम गाड़ी पे बैठे और तुमने जैसे ही गाड़ी पे बैठे और गियर डाला और गाड़ी को एक्सीलेटर को खींच दिया, किसको खींच दिया, एक्सीलेटर को, और उसी से कण का जो नाम बना है ना, गाड़ी का एक्सीलेटर से नाम बना है एक्सेलरेशन। क्या बना है, एक्सेलरेशन। हुआ गाड़ी को तुमने त्वरित कर दिया, एक्सीलेट कर दिया। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो त्वरण कैसा होगा, पॉजिटिव। वेलोसिटी बढ़ रही है तो क्या होगा, गाड़ी त्वरित होगी। और अगर तुम गाड़ी पे चल रहे हो, अचानक कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने आ गया और तुमने ब्रेक लगा दी तो क्या होगा, ब्रेक लगाने पर क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज, वेग कम हो जाएगा, तो कण का त्वरण कैसा होगा, नेगेटिव। ये होता है कण का त्वरण है वेग में परिवर्तन की दर। और यदि वेग में परिवर्तन बढ़ रहा है, यानी वेग इंक्रीज हो रहा है, तो कण का त्वरण पॉजिटिव। वेलोसिटी इंक्रीजिंग देन एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल पॉजिटिव। और यदि कण का वेग घट रहा है, कण का वेग कम हो रहा है, तो कण का त्वरण कैसा आएगा, नेगेटिव। ध्यान रखना, वेग में परिवर्तन धनात्मक कब लिया जाएगा, जब वेग बढ़ रहा है। और वेग बढ़ रहा है तो कण का त्वरण धनात्मक, और वेग घट रहा है तो कण का त्वरण ऋणात्मक लिया जाएगा, जिसे हम बोलते हैं रिटार्डेशन या मंदन। जिसे हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन या मंदन बोलते हैं। जब कण का त्वरण ऋणात्मक होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मंदन बोलते हैं। अब देखना है, कण के त्वरण से संबंधित जो भी क्वेश्चन इस पर बनेंगे, त्वरण, वेग और विस्थापन, सबका रूप हम पढ़ेंगे, बेहद अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो कंसेप्टों में और वीडियो में बने रहिएगा। एक बार ये लेक्चर अगर ढंग से ले लिया तो इसके बाद त्वरण, वेग, विस्थापन से संबंधित किसी भी बुक का कोई भी लेक्चर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो, मैं बात करने लगूं कण के त्वरण की, वही कण का त्वरण। अब देखो, A बराबर कितना होता है, dv/dt। जैसे मैंने अभी लिखाया था, वेग समय वक्र का ढाल। अब तुम्हें कुछ नहीं दिया, इस तरह दिया हुआ है, एक कण का वेग ये है v1, और ये कौन सा है, इसका त्वरण है, सॉरी ये त्वरण है, कभी कण का त्वरण a1 है और a2 है। वेग समय वक्र दिया हुआ है। अब एक का कोण बना रहा है 30 डिग्री और दूसरा जो कोण बना रहा है वो बना रहा है 60 डिग्री। अब तुमसे पूछा है भाई, कण का त्वरण a1 अनुपात a2 क्या होगा, a1 रेशियो a2 ज्ञात करो, a1 रेशियो a2 ज्ञात करो। तो सीधी सी बात है, मैंने अभी लिखाया है वेग समय वक्र का ढाल, यानी वेग समय वक्र का ढाल। तुम डायरेक्ट क्या कर दो, dv/dt इकाई के बराबर रहेगा। कण का त्वरण जो सीधा होता है वो tan थीटा के बराबर होता है। tan थीटा को हम क्या बोलते हैं, ढाल m। ये तुमने पढ़ी होगी और नहीं पढ़ी होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं, याद रखना है, ढाल को हम क्या बोलते हैं, एम बोलते हैं। ढाल को क्या बोलते हैं, एम। अब मैं a1 की बात करने लगूँ, a1 क्या होगा, तो मैं a1 की बात करने लगूंगा तो a1 को लिखूंगा मैं tan θ1, यानी tan 30 डिग्री। a1 को क्या लिखूंगा मैं, tan 30 डिग्री। a2 को मैं देखने लगूँ तो ये 60 डिग्री है, तो मैं a2 को लिखूंगा कितना, tan 60 डिग्री। डायरेक्ट ध्यान रखना, तुम्हें अगर त्वरण ज्ञात करना है तो ये क्या है, त्वरण है, और वेग समय वक्र है, तो वेग समय वक्र का ढाल ज्ञात कर दो। a1 जो कोण बना रहा है वो 30 डिग्री बना रहा है, तो tan 30 डिग्री डायरेक्ट त्वरण के बराबर हो जाएगा। a2 कितना कोण बना रहा है, 60 डिग्री, तो a2 किसके बराबर हो जाएगा, tan 60 डिग्री के। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 और tan 60 की वैल्यू √3, दोनों का हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/√3 अपॉन √3। तो यहाँ से जो मेरी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1/3, यानी 1/3। कितनी आएगी, 1/3। मेरा त्वरण का जो अनुपात आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1/3। अब देख रहे हैं,
ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बेहद अच्छी तरह से। A1 A2 सीधा ध्यान रखना है, बेग समय वक्र है और तुमसे क्या पूछा है, त्वरण। अन्यथा अगर तुम न्यूटन्स के लॉ वगैरह कोई भी नियम इसमें लगाते, गैलीलियो के नियम, कोई भी नियम लगाते तो तुम्हें इसमें बहुत लंबा टाइम लगता, समझ में ही नहीं आता। सर ग्राफ दिए हुए हैं, थीटा है, त्वरण कैसे ज्ञात करें। डायरेक्ट याद रखना है, बेग समय वक्र का ढाल किसके बराबर, त्वरण के बराबर। A1 ज्ञात करना है तो A1 का कोण देखो, उसका tan ले दो। A2 ज्ञात करना है, कोण कितना है 60, तो A2 डायरेक्ट tan 60 के बराबर। A1 किसके बराबर हो जाएगा, tan 30 डिग्री के बराबर। इस टाइप से संबंधित क्वेश्चनों में, इसी टाइप से संबंधित क्वेश्चन आपके लिए पूछे जाते हैं। अब देखो अब मैं बात करने लगूं क्वेश्चन की। मेरी रॉबिन मैथ एंड फिजिक्स की बुक है ये आपको मार्केट में सुनील बुक सेंटर और राजस्थान बुक हाउस कहीं से भी आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। इसमें बहुत ही अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। अब मैं इसका क्वेश्चन नंबर, मॉक टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 6 लेने लगता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 मॉक टेस्ट का। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका, वो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6 है इसका, एस बराबर, ये इसने दिया है TQ माइनस 3T स्क्वायर प्लस 3T प्लस 4। कण का बेग ज्ञात करो जब त्वरण 0 है। वो कह रहा है भाई कण का बेग ज्ञात करो जब त्वरण 0 है, कण का बेग ज्ञात करना है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज 0। यानी इंग्लिश में हमारी में समझो, हमें बेग ज्ञात करना है, उस समय ज्ञात करना है जब कण का त्वरण 0 है। बेग उस समय ज्ञात करना है जब कण का त्वरण 0 है। और डिस्प्लेसमेंट टाइम में क्या दिया हुआ है, रिलेशन। कण का विस्थापन है वो समय पे इस तरह परिवर्तित होता है, TQ माइनस 60 स्क्वायर प्लस 3T प्लस 4। तो हम क्या करेंगे, सीधा पहले तो बेग ज्ञात करेंगे, तो ds ओवर dt। तो वेलोसिटी की जो मेरी आंसर आएगा वो कितना आएगा, TQ का अवकलन 3T का होल स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर का कितना आ जाएगा 12T, 3T का कितना आ जाएगा 3, 3T स्क्वायर माइनस 12T प्लस 3। ये हो जाएगी मेरी वेलोसिटी B। अब एक बात देखो, वेलोसिटी जो B की, जो वेलोसिटी B का जो मान है वो कितना है 3T स्क्वायर माइनस 12T प्लस 3। हमें ज्ञात करना है कण का बेग, लेकिन अब बेग जो है वो समय के फॉर्म में है। हमें क्या पता, अगर t की वैल्यू हमें पता नहीं है तो हम t की वैल्यू कैसे निकालेंगे। उसने कहा है कि उस समय ज्ञात करना है कण का बेग जब त्वरण 0 है। तो सबसे फिर मैं क्या करूंगा, बेग का अवकलन करूंगा तो मैं त्वरण निकालूंगा। तो मैंने बेग का अवकलन कर दिया, a बराबर dv ओवर dt। तो बेग का अवकलन करेंगे तो यहाँ से आएगा 60 माइनस 12, ये 0 हो जाएगा। अब बराबर में त्वरण 0 है, त्वरण को मुझे किसके बराबर करना है, 0 के बराबर, क्योंकि उसने क्वेश्चन में दिया है बेग ज्ञात करो जब कण का त्वरण 0 है। एक्सेलरेशन कितना है 0, तो 60 माइनस 12 बराबर 0, तो 60 इक्वल टू 12 और यहाँ से t बराबर कितना आ जाएगा 2 सेकंड, t बराबर 2 सेकंड। अब मुझे आ गया कि कण का त्वरण t बराबर 2 सेकंड पे 0 है और उसी टाइम पे मुझे कण का बेग ज्ञात करना है। तो बेग का t के फॉर्म में रिलेशन है ये, तो मैं यहाँ t का मान कितना रख दूंगा, 2 रख दूंगा सीधा। तो b बराबर आ जाएगा मेरा 3 इंटू टी स्क्वायर, 2 का वर्ग कितना हो गया 4 माइनस 12 इंटू 2 प्लस 3। तो ये मेरी जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3 4 3 12 और 3 कितना हो जाएंगे, ये 24 हो गया माइनस के प्लस 3। तो 12 और 3 15, 15 में से माइनस 24 गए तो कितना आ जाएगा माइनस के 9 मीटर प्रति सेकंड। तो आंसर कितना है इसका, माइनस के 9 मीटर प्रति सेकंड। आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बस समझने की देरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन तो आपने समझ लिया होगा और आसान है। इस टाइप के क्वेश्चन मुझे उम्मीद है आप कर देंगे आसानी से। अब देखते हैं अगला रिलेशन देखते हैं त्वरण वेग में। देखो पहले इसको ट्राई करना है, सबको कोशिश करना है, ट्राई करने की कोशिश मस्ट रूप से आपको करनी है इस क्वेश्चन को ट्राई करने की, क्योंकि पहले वीडियो को पॉज करना है और मैं लिख रहा हूँ। तो कण का त्वरण a बराबर 2x प्लस 1 के अनुसार परिवर्तित होता है। कण का त्वरण a बराबर 2x प्लस 1 के अनुसार परिवर्तित होता है तब कण का त्वरण
ए बराबर 2x प्लस 1 के अनुसार परिवर्तित होता है। कण का त्वरण क्या है, ए बराबर x क्या है यहाँ पे विस्थापन, ए बराबर 2x प्लस 1 के अनुसार परिवर्तित होता है। तो x बराबर 2 मीटर पर कण का वेग ज्ञात करो, यानी वेलोसिटी ज्ञात करो। देखो भाई, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एंड चेंज विद डिस्प्लेसमेंट ए इक्वल टू 2x प्लस 1, देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट x इक्वल टू 2 मीटर। हमें कण का वेग ज्ञात करना है, जब x बराबर 2 मीटर पर हमें कण का वेग ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और 2 मिनट के लिए इसे ट्राई करेंगे। मैं बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने वाला हूं जो कि एयरफोर्स में सीधा रिलेशन डायरेक्ट पूछा गया है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से तुम्हें यह बताने वाला हूं कि वो इंपॉर्टेंट क्यों है। तो x बराबर 2 मीटर पर कण का वेग, वीडियो पॉज कीजिए, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। तो देखते हैं, मैं आशा करता हूं कि आपने इसे ट्राई कर लिया होगा। अब देखो a बराबर 2x प्लस 1 है, तो जैसे ही मैं लिखता हूं कि a बराबर dv ओवर, मैं क्या लिख सकता हूं, a को क्या लिख सकता हूं, dv ओवर dt और 2x प्लस 1। अब मेरे पास दिक्कत क्या आएगी, जैसे ही मैंने यहाँ लिखा a बराबर dv ओवर dt 2x प्लस 1 इंटू dt, तो अब मैं समाकलन जैसे मैं इधर लाऊंगा तो मैं दोनों तरफ समाकलन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ तो x का वेरिएबल है और ये कौन सा है, t। जब मैं t के सापेक्ष समाकलन कर रहा हूँ तो इसमें क्या होना चाहिए, ये वाले टर्म t में ही होनी चाहिए। तो मैं इस प्रोसेस के अलावा में मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। dv ओवर dt बराबर 2x प्लस 1 अगर मैं करने लगूँ, एक ही जगह मैं क्या रख दूँ, dv ओवर dt। इस प्रोसेस के अलावा मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मैं एक नया रिलेशन इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए लिखने वाला हूँ, उस रिलेशन को बिल्कुल दिमाग में रखना है। ये डायरेक्ट एयरफोर्स में पूछा गया है, एयरफोर्स 2019 में सीधा डायरेक्ट पूछ लिया गया है कि विस्थापन, यह वो रिलेशन है जो समय से स्वतंत्र है। त्वरण, वेग और विस्थापन में एक रिलेशन है। कैसे आता है वो रिलेशन, सब देखो, ध्यान से देखो। एयरफोर्स 2019 का क्वेश्चन है, कैसे पूछा गया है, एयरफोर्स 2019 का क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा गया है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं लिखूं a बराबर 2x प्लस 1, a का जो मान है वो कितना है, dv ओवर dt। a कितना दिया है मेरे पास, dv ओवर a 2x प्लस 1 को छोड़ो, पहले तो मैं रिलेशन डायरेक्ट उत्पन्न कर रहा हूँ। a बराबर है कितना, dv ओवर dt, और हमें पता है कण का जो वेग होता है वो कितना होता है, dx ओवर dt। कण का वेग कितना होता है, dx ओवर dt, और a बराबर कितना है, dv ओवर dt। अब देखो, अगर मैं क्या करने लगूँ, dv ओवर dt, मैंने क्या किया, dx का मल्टीप्लाई कर दिया और dx का डिवाइड कर दिया। मैंने क्या किया है भाई, dx का तो हर में मल्टीप्लाई कर दिया और dx का डिवाइड कर दिया। a बराबर dv ओवर dt ज्यों की त्यों है, dx का मल्टीप्लाई dx का डिवाइड। तो देखो dx ओवर dt जो आएगा, dx ओवर dt, ये किसके बराबर है, कण के वेग के बराबर। तो यहाँ से जो रिलेशन आएगा, a बराबर dx ओवर dt b के बराबर, a बराबर b dv ओवर dx। इससे हमारे लिए फायदा क्या हुआ कि समय तो खत्म हो गया, समय से रिलेशन फ्री हो गया। देखो, अगर तुम ए और वेलोसिटी में, ये त्वरण और वेग में, तो इसमें फिर समय आ रहा है, ये वेग में और विस्थापन में फिर इसमें क्या आ रहा है, टाइम। लेकिन ये जो रिलेशन है वो त्वरण, वेग और विस्थापन में, इसमें कोई भी समय का फंडा नहीं है। जब तुम्हारे पास समय का कोई फंडा नहीं हो तो इस रिलेशन को ध्यान रखना है। त्वरण, वेग, विस्थापन तीनों में, विस्थापन, वेग, त्वरण तीनों में रिलेशन क्या होता है, ए बराबर बी डीवी ओवर dx, a बराबर b dv 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 ओवर dx। इसी वजह से मैंने इसे 3 बार बोला है, क्योंकि ये डायरेक्ट एयरफोर्स 2019 में पूछा गया है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू। तो अगर देखते हैं भाई, इस क्वेश्चन पे आधारित मैं कैसे क्वेश्चन करने लगूंगा, इस रिलेशन पे आधारित a बराबर b dv ओवर dx, इसी पे आधारित मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा भाई। देखो, a बराबर कितना है मेरा, 2x प्लस 1, तो a बराबर 2x प्लस 1 है। अगर यहाँ समय में रिलेशन होता तो मैं उसको लगा देता, मैं डायरेक्ट लिखूंगा एक ही जगह क्या, b dv ओवर dx, मैं लिखूंगा एक ही जगह b dv ओवर dx बराबर 2x प्लस 1, एक ही जगह b dv ओवर dx बराबर 2x प्लस 1। तो यहाँ से जो रिलेशन आएगा वो आएगा b dv बराबर, ये चलेगा मेरा 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, dx
दोनों तरफ मैं समाकलन करने लगूंगा तो बी डी बी का जो रिलेशन, अब देखो अब क्वेश्चन खत्म हो गया क्योंकि यहाँ डी एक्स है, यहाँ भी एक्स के पदों में है, पहले यहाँ क्या आ रहा था डी टी, तो बी डी बी का इंटीग्रेशन हो जाएगा बी स्क्वायर बाई टू एक्स प्लस वन का, टू एक्स का इंटीग्रेशन टू एक्स स्क्वायर बाई टू तो कॉमन है एक्स का, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस इसका इंटीग्रेशन एक्स, टू से टू मेरा कैंसिल हो गया, टू का मल्टीप्लाई मैंने इधर कर दिया तो यहाँ से मेरा बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो जाएगा b बराबर टू का मल्टीप्लाई कर दिया तो टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखो क्वेश्चन में क्या बचा है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा हुआ है, हमारा b बराबर कितना आ गया टू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, बी एक्स बराबर कितना आ गया टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। अब वो कह रहा है एक्स बराबर 2 मीटर पर कण का वेग ज्ञात करो, तो बी एक्स की जगह 2 रख देंगे, 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8, 2 का वर्ग 4, तो 8 और 4 कितना आ गया 12, बी स्क्वायर बराबर 12, तो बी बराबर √12, √12 को क्या लिख दूंगा मैं 2√3, 4 थी 12, तो ये आ जाएगा मेरा 2√3, तो ये मेरा आंसर कंप्लीट हो गया 2√3 मीटर प्रति सेकंड। अब देखो यही सी टाइप के क्वेश्चंस वगैरह, तो ये एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन है एक डिफेंस के उद्देश्य से, पर उसमें तो क्या पूछा गया था जस्ट बच्चा ओनली रिलेशन पूछा गया था, हमने तुम्हें रिलेशन का भी भाप करा दिया विद इलस्ट्रेशन के साथ। अब देखते हैं आगे के लिए, इसी टाइप के क्वेश्चन नीट्स में भी पूछे जाते हैं, और ध्यान रखना जिसने नीट के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं लास्ट 10 इयर्स के, वो किसी भी कीमत पे एयरफोर्स में नहीं रह सकता, ये गारंटी है मेरी। हाँ भाई, यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ एयरफोर्स से एसरेशन से संबंधित सारे टॉपिक ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं। कण का त्वरण वेग विस्थापन में ये रिलेशन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक वो है औसत वेग का। अब देखो औसत वेग औसत विस्थापन, यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे हम बोलते हैं औसत वेग। क्या होता है भाई औसत वेग, जिसको हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, तो दो चीज़ें होती हैं भाई, एक तो होती है औसत वेग, तो औसत वेग की जो वैल्यू होती है ना एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग एवरेज वेलोसिटी औसत वेग, तो ये होती है मेरी वेग है, तो ये होता है कुल विस्थापन। क्या होता है कुल विस्थापन अपॉन कुल समय। कितना होता है कुल विस्थापन अपॉन कुल समय, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, जिसे हम क्या बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी, कुल विस्थापन। अब देखना ये जो, और दूसरा मेरा जो है वो है एवरेज स्पीड मतलब औसत चाल की बात करने लगूँ तो ये मेरी बनेगी एवरेज स्पीड AS। एवरेज स्पीड की बात करने लगूँ तो ये आएगी मेरी कुल दूरी, ये कुल विस्थापन नहीं आएगा, कुल दूरी अपॉन कुल समय, यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखो ध्यान से देखो, औसत वेग बराबर एवरेज वेलोसिटी कुल विस्थापन अपॉन कुल समय, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। औसत चाल मतलब कुल दूरी अपॉन कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब मैं देखने लगूं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट है तो विस्थापन कैसा हो सकता है, कुल विस्थापन मैंने लिखाया था, विस्थापन कौन सी राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। विस्थापन कौन सी राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये कैसी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो ऑल्सो संभव है। तो विस्थापन कुल विस्थापन है, टोटल मतलब डिस्प्लेसमेंट है, या धनात्मक ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। विस्थापन कैसा, धनात्मक ऋणात्मक शून्य तीनों हो सकता है। तो एवरेज वेलोसिटी में बी पॉसिबल पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो, बट औसत चाल एवरेज स्पीड ये किस पे है, कुल दूरी अपॉन कुल विस्थापन पे आधारित है। तो दूरी हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव। तो ध्यान रखना औसत चाल जो होती है वो हमेशा कैसी रहेगी, धनात्मक। औसत चाल ऑलवेज कैसी रहेगी, पॉजिटिव। ध्यान रखना इस बात को। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि औसत चाल को किस यंत्र से नापा जाता है, तो उसको जो मापने का जो नाम है
इसको हम बोलते हैं स्पीडोमीटर। किससे नापा जाता है इसको? हम स्पीडोमीटर से नापते हैं। इस पर आधारित क्वेश्चंस भी करेंगे हम, अभी क्वेश्चन करने वाले हैं। देखने में ये डेरिवेशन बड़ी आसान है और है कुछ भी नहीं, ध्यान रखना। औसत वेग किस पे संबंधित है? कुल विस्थापन से। विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकता है, तो औसत वेग भी धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकता है। फिर औसत चाल कुल दूरी पे, दूरी ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसको हम जिस यंत्र से नापते हैं उसका नाम है स्पीडोमीटर। अब देखते हैं भाई आगे। यदि मैं आगे देखने लगूं तो इस पर आधारित बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और वो हम अभी करने वाले हैं। और कंटिन्यूअसली वीडियो में रहिएगा, नेवर स्टॉप अंटिल सक्सेस, जब तक रुकना नहीं है, क्योंकि एक योद्धा जो होता है ना, एक योद्धा कभी छोड़ता नहीं है। व्हाट इज द डिफरेंस सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल पीपल? जस्ट ए डिफरेंस, ए सक्सेसफुल पर्सन नेवर क्विट अंटिल सक्सेस बट ए लूजर ऑलवेज क्विट। नाम सुना होगा WWE में जॉन सीना। क्यों जाना जाता है? हर कोई क्यों नहीं जाना जाता? क्योंकि जॉन सीना हैव ए पावर टू नेवर क्विट, डोंट गिव अप। जॉन सीना एंड रोवन रेंस, तभी वो सक्सेसफुल हैं। दुनिया के किसी भी महान साइंटिस्ट को उठा के देख लो, नेवर गिव अप की भावना उनके अंदर है। तो यही तुम अभी से स्टार्ट करो। जब तुम वीडियो देख रहे हो तो जब तक वीडियो को मत पॉज करो, जब तक बंद मत करो, जब तक इसे पूरी ना देख लो। और रेगुलरिटी बनाओ, पर डे एक वीडियो कंटिन्यूअसली देखते चलो और हर वीडियो को क्रम से देखते चलो, क्योंकि जब नॉलेज स्टेप बाय स्टेप होती है तो परफॉर्मेंस नहीं, परफेक्शन आता है। परफेक्शन आता है। परफेक्शन मतलब आंसर की छाप क्या होगी पेपर में। एयरफोर्स जारी नहीं करेगा तुम्हारे पेपर के द्वारा छापी गई आंसर की, तुम्हारी आंसर की तो और पेपरों की आंसर की मिलाई जाएगी। हमारे भी कुछ स्टूडेंट हैं, उन्हें ये तो डाउट ही नहीं रहता कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। बस ये है कि इंडिया में रैंक कौन सी आएगी वो देखना होता है, और सिलेक्शन और पेपर पास होने पे तो कोई संभावना ही नहीं है डाउट की। अब देखते हैं आगे औसत चाल। अब देखो औसत चाल और औसत वेग से संबंध देखो। एक कण है मेरे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। पहले तो मैं छोटे से बेसिक क्वेश्चन करा देता हूँ तुम्हारे लिए, कुछ बेसिक क्वेश्चन औसत चाल औसत वेग। अब एक पार्टिकल है, सपोज करो ए से लेके बी तक गया और फिर कुछ समय के बाद बी से लेके ए पे आ गया दोबारा। तो पहले वो तुमसे पूछेगा एक पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड के वेग से, एक पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड के वेग से ए से लेके कहाँ तक गया? बी तक। या फिर एक पार्टिकल 5 सेकंड के लिए, वो तुमसे कहता है ये दूरी p है। तो सबसे पहले देखते ही देखो वो ए से लेके बी तक गया और फिर बी से लेके दोबारा किस पे आ गया? ए पे। तो पहले तो मैं देखूँ औसत वेग, आगे तुम आगे देखेंगे। औसत वेग होता है कुल विस्थापन अपॉन कुल समय, कुल विस्थापन अपॉन कुल समय। तो मैं अगर बात करने लगूँ ए से लेके बी तक गया, फिर बी से दोबारा कहाँ पे आ गया? ए पे, उसी स्थिति पे आ गया, तो कुल विस्थापन 0। समय कितना भी लगा हो, औसत वेग किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर। जहाँ पे गया वहीं पे आ गया, तो कुल विस्थापन 0। अगर कोई पार्टिकल वृत्त पे 4 चक्कर लगा देता है तो उसका औसत वेग कितना होगा? भाई एक चक्कर लगाएगा तो उसी स्थिति पे आ जाएगा, दूसरा लगाएगा तो उसी पे आ जाएगा। यदि कोई पार्टिकल वृत्त पे n चक्कर भी क्यों ना लगा दे और समय कितना भी हो, डजंट मैटर, लेकिन टोटल विस्थापन कितना हो जाएगा? 0। तो औसत वेग भी कितना हो जाएगा? 0। कोई वृत्त पे घूम ही रहा है तो उसका औसत वेग कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखो औसत वेग पे आधारित में और क्वेश्चन हैं अच्छे वाले, लूसेंट में जो क्वेश्चन है उन्हें भी करा देता हूँ, ध्यान से देखना है और बने रहना है इस वीडियो में। अब देखो मैं बात करने लगूँ लूसेंट बुक पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं वो ये हैं औसत वेग के। ये लूसेंट बुक आप सभी जानते हैं और आप इन्हें करते भी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है लूसेंट बुक का, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये दिया है आपके लिए, कौन सा है? इस टाइप से कर्व दिया हुआ है, पार्टिकल वगैरह। दिए गए चित्र में एक पिंड 1 मीटर त्रिज्या के अर्धवृत्ताकार पथ पर ए से बी तक 1 सेकंड में पहुंचता है, तो पिंड का औसत वेग ज्ञात करो। ए से लेके बी तक, यहाँ पे ए है और वो जा कैसे रहा है? ऐसे, और कहाँ पे पहुंच जाता है? ए से लेके बी तक पहुंचता है, 1 सेकंड में पहुंच जाता है। तो टोटल टाइम टेकन बाय पार्टिकल t बराबर 1 सेकंड। t जो है वो 1 सेकंड है। अब वो कह रहा है पिंड का औसत वेग ज्ञात करो और त्रिज्या जो दी हुई है वो कितनी है? 1 मीटर।
आसान है बहुत क्वेश्चन। गलती क्या करते हैं, मैं दोनों ज्ञात करके बताऊंगा, औसत वेग और औसत चाल। तुम ज्ञात कर देते हो औसत चाल। देखो औसत वेग क्या होता है, औसत वेग जो आएगा इसका औसत वेग एवरेज वो आएगा कुल विस्थापन अपॉन कुल समय। कुल विस्थापन क्या होता है, पहले कहाँ था और कहाँ पहुँच गया। पहले ए पे था और पहुँच कहाँ पे गया, बी पे। तो ए तथा बी के मध्य की सीधी दूरी नापी जाएगी। विस्थापन कौन सा होता है, सीधी। वो गया इधर से था, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो ये था कि पहले कहाँ था और बाद में कहाँ है। एट लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। एट लीस्ट डिस्टेंस, तो ए और बी के मध्य की न्यूनतम दूरी क्या बनेगी, ये वाली। हमें इससे मतलब नहीं वो कैसे गया, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, विस्थापन। तो ये 1 मीटर होगी, ये भी कितनी होगी 1 मीटर। 1 मीटर प्लस 1 मीटर, टोटल विस्थापन कितना हो जाएगा मेरे पास 2 मीटर। और कुल विस्थापन अपॉन कुल समय। अब वो कह रहा है 1 सेकंड में पहुँच गया, तो ए से लेके बी तक 1 सेकंड में पहुँच गया, टाइम 1 सेकंड लगा। तो मेरा औसत वेग जो आ गया वो कितना आ गया 2 मीटर प्रति सेकंड। कहानी खत्म। और अगर मैं बात करने लगूं औसत चाल की, किसकी बात करने लगूं, औसत चाल की, तो औसत चाल कैसे निकालोगे तुम। ये तुम्हारा औसत वेग आ गया। फिर देखो तुम औसत चाल की, मैं औसत चाल की बात करने लगूं, औसत चाल की। तो औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी। दूरी कौन सी होगी भाई, ये वाली होगी। औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी अपॉन कुल समय। कौन सी होगी, कुल दूरी अपॉन कुल समय। दूरी क्या होगी मेरी, ये अर्धवृत्त का चक्कर है। एक वृत्त की, चल मेरी साइकिल चल मेरे यार, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। लेकिन अब ये क्या है मेरा अर्धवृत्त, तो वृत्त की परिधि क्या बनेगी मेरी पाई आर। वृत्त की परिधि क्या बनेगी पाई आर। और कुल समय उसने दिया है 1 मीटर, और वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है 1 मीटर। तो पाई इंटू आर, तो आंसर कितना आ जाएगा पाई अनुपात 1, यानी पाई। कुछ उसमें पाई ऑप्शन में है पहला, तो कुछ उससे वो करते हैं, लेकिन वो किसका मान है, ये तो है औसत चाल का मान। और औसत वेग कितना आएगा हमारा 2:1। तो यहाँ तक मैं समझ रहा हूँ इस क्वेश्चन में भी आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई कण, देखो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि कोई कण आधी दूरी b1 वेग से, जैसे किसी कण के द्वारा टोटल तय की गई दूरी ए से लेके बी तक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है जो बुक में आपको हर जगह देखने को मिलेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है और इस चीज़ पे हमेशा आपको ध्यान रखना है, और बहुत ही काम की चीज़ है, और ये आपको जगह जगह देखने को बुक में मिलेगा। और ये जो है ना 2b1 b2 अपॉन b1 प्लस b2 के रिलेशन को हमेशा याद भी रखना होता है। लेकिन ये आया कैसे, ये आपको ज़रूर आना चाहिए। अगर आप पे ये नहीं आता तो इसका मतलब इससे संबंधित कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बन जाएगा, तो आप एक झटके में फैल जाओगे। फैलना नहीं है, परफेक्शन की ओर पहुंचना है। और परफेक्शन की ओर जब पहुंचोगे, जब हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप रमा के धीमे धीमे आराम से पढ़ोगे। ये नहीं सोचना है कि टाइम कम है। जो सोचते हैं ना टाइम कम है, उनके लिए टाइम कम ही पड़ जाता है, वो फिर डिटेल में नहीं पढ़ते। आधा पढ़ने से कंपटीशन एग्जाम में कभी भी सिलेक्शन नहीं होते। कंपटीशन एग्जाम में सिलेक्शन रहना है तो शॉर्टकट दिमाग से निकाल दो, धीमे धीमे पढ़ते चलो। और जब तक किसी टॉपिक को छोड़ो मत, जब तक उसमें परफेक्शन ना आ जाए। तुम्हें पता है सिलेक्शन बेटर का नहीं होता, इस टाइम पे सिलेक्शन हो रहा है बेस्ट का। सेंट्रल लेवल की जॉब है। अब जो एयरफोर्स में सिलेक्शन का जो रेशियो चल रहा है वो बहुत कम चलता है, जैसे चलते हुए जा रहा है, क्योंकि हर कोई स्टूडेंट अपना बेस्ट दे रहा है। मैं बात करूँ, हर कोई स्टूडेंट अपना बेस्ट दे रहा है, और हर किसी स्टूडेंट को एजुकेशन मिलना ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से ये ईजी हो गया है। तो इसके लिए तुम्हें प्रयास करना होगा, अपने ऑफलाइन वाले गुरुजी जो भी तुम्हें फिजिक्स पढ़ाते हैं उनकी पहले लेक्चर कंप्लीट करें, और उसके बाद किसी टॉपिक में दिक्कत आती है तो यहाँ ऑनलाइन लेक्चर कंटिन्यू रखें, वहाँ भी देखें यहाँ भी देखें। 50% मैक्सिमम क्षमता प्राप्त करें। अब देखो मेरे पास ये कण ए है और दूसरा कौन सा है बी। कण आधी दूरी, मतलब वो क्या जा रहा है, कण आधी, ये टोटल ए से लेके बी तक टोटल तय की गई दूरी कितनी है मेरे पास p, और कण आधी दूरी कितने वेग से चलता है b1 वेग से, और बची हुई आधी दूरी कितने से चलता है b2 वेग से चलता है। तो बताइए औसत वेग कितना होगा। औसत वेग सीधी रेखा में चल रहा है तो औसत चाल और औसत वेग एक ही होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
क्योंकि विस्थापन और दूरी एक ही बात बनेगी, सीधी रेखा में चल रहा है तो देखो एक कण आधी दूरी v1 वेग से और बची हुई आधी दूरी v2 वेग से तय करता है। तो टोटल दूरी p है, तो आधी दूरी तो क्या है, ये हाफ जो डिस्टेंस थी इसको हम क्या बोलूँगा मैं p/2, और इसको क्या बोलूँगा मैं, ये भी हाफ कितनी बनेगी p/2। आधी दूरी v1 वेग से और आधी दूरी v2 वेग से, तो हमें औसत वेग ज्ञात करना है। तो देखो भाई ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है जैसे सपोज करो तुम अपने एयरफोर्स में लग गई, या कोई व्यक्ति नीट्स वगैरह की तैयारी कर रहा है, डॉक्टर बन गया, या फिर कोई व्यक्ति नेवी में ऑफिसर बन गया और तुम्हारे लिए शादी में गाड़ी मिली है और आप तुम ससुराल जा रहे हो। तो पहले तो तुम जा रहे हो धीमे धीमे कि आराम से पहुंच जाएंगे, और तभी तुम्हारी वाइफ का कॉल आया कि जल्दी आओ फटाफट, आई कांट लिव विदाउट यू। इसके बाद तुम फिर सीरियस हो गए और उसके बाद तुमने अपनी स्पीड बढ़ा दी। आधी दूरी तो तुमने किससे चली, v1 वेग से, आहिस्ता आहिस्ता, फिर तुमने अपनी स्पीड बढ़ा दी, तो टाइम में अंतर आएगा कि नहीं आएगा। आधी दूरी कुछ अलग वेग से थी और आधी दूरी कुछ अलग वेग से थी, तो दोनों में औसत वेग क्या हो जाएगा, अंतर आ जाएगा औसत वेग में। तो वो औसत वेग कैसे निकालेंगे हम, औसत वेग होता है भाई कुल दूरी या कुल विस्थापन अपॉन कुल समय। अब देखो हमें सबसे पहले कुल विस्थापन तो हमें पता है क्योंकि ए से लेके बी तक पहुंचा है, तो ए से लेके बी तक सीधी रेखा में गए, तो मेरा दूरी कितनी है p, ए से लेके बी तक। कुल विस्थापन या दूरी, सीधी रेखा में चल रहे हैं तो विस्थापन दूरी एक ही बात है। तो और कुल समय कितना है, सपोज करो ए से लेके यहाँ तक, ये कोई पॉइंट मान लो, तुम मिड पॉइंट को मान लेते हैं हम ओ, क्योंकि आधी दूरी थी तो ये मिड पॉइंट बनेगा। तो ए से लेके ओ तक चलने में लिया गया टाइम था t1, और ओ से लेके बी तक चलने में लिया गया टाइम कौन सा था, t2। और टाइम दोनों कैसे होंगे, ये अलग अलग, क्यों, क्योंकि पहले तो तुम धीमे चल रहे थे, उसके बाद तुम्हारी वाइफ का कॉल आया, उसने कहा आई कांट लिव विदाउट यू, आई कांट लिव, इसके बावजूद फिर तुमने स्पीड बढ़ाई, तो इसके बाद ये t2 टाइम होगा, कम होगा, तो p/t1 प्लस t2। तो t1 कैसे निकालूंगा, तो मेरे को पता है कि एक फॉर्मूला सब जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। और दूरी का जो फॉर्मूला होता है, दूरी कितनी है ए से लेकर ओ तक, ये कितना है p/2, दूरी p/2, समय कितना है t1। तो मेरा यहाँ से चाल कितनी थी उसकी v1 चाल थी, तो दूरी आ गई मेरी p/2t1, p/2t1। यहाँ से t1 की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, t1 की वैल्यू आई वो p/2v1 आ गई, कितनी आ गई p/2v1। तो अब तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, हो गया काम खत्म। तो हमें तो बस एक टाइम निकालना था। t1 आ गया कितना है p/2v1, तो t1 आ गया मेरा p/2v1। t2 कितना आएगा मेरा, t2 आएगा इसी तरह p/2v2, कितना आएगा p/2v2, क्योंकि p1 है इसी प्रोसेस से होएगा। p सबसे कॉमन लेके काट दूंगा, और 2v1 v2 में एलसीएम लूँगा, वो कहाँ जाएगा ऊपर, तो मेरा जो आंसर आएगा p/2, मैंने कॉमन ले लिया, 2 ऊपर चला गया, तो मेरी यहाँ से तुम कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे तो मेरा आंसर आएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, जिसको हम बोलेंगे वेलोसिटी या एवरेज स्पीड। कितनी होगी 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ध्यान रखना है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, 2v1 इंटू v2 अपॉन v1 प्लस v2, उसे हम बोलेंगे क्या, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे 2v1 इंटू v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो अब देखते हैं भाई, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो इसे हम बोलेंगे एवरेज स्पीड 2v1 इंटू v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब देखो यहीं पे मैं जो इम्पोर्टेंट ट्रिक बताने वाला हूँ, इस क्वेश्चन को करने में तुम्हें टाइम जरूर लगा है थोड़ा सा, लेकिन एक चीज़ देखना, उसने आधी दूरी की थी, आधी दूरी v1 वेग से, तो तुम्हें डायरेक्ट आंसर कैसे निकालना है 2/1/v1 प्लस 1/v2, यही आया था एवरेज वेलोसिटी 2/1/v1, जब वो आधी दूरी चले v1 वेग से, आधी दूरी v2 वेग से। लेकिन लूसेंट में और कुछ अच्छी बुकों में जनरली जो क्वेश्चंस हैं वो इस टाइप के, नीट्स वगैरह की बुक हो कोई भी हो, तो अगर मैं बात करने लगूँ तो उसमें जो क्वेश्चन है वो एवरेज वेलोसिटी के इस टाइप से हैं कि यदि कोई आधी दूरी v1 वेग से, आधी दूरी v2 वेग से चले, आधी दूरी v1 वेग से, अब वो ये कहे तुमसे कि 3 पार्टिकल कर दिए, शायद तुम क्या उतना टाइम लगाओगे, फिर वो तुमसे कहे A, B और C, A, B, C, D, अब 3 पार्टिकल कर दिए, मतलब वो 1/3 दूरी किस वेग से चल रहा है v1 वेग से,
एक तिहाई दूरी B2 वेग से, अगली एक तिहाई दूरी B3 वेग से चल रहा है। एक तिहाई दूरी B1 वेग से, अगली एक तिहाई दूरी B2 वेग से, अगली एक तिहाई दूरी B3 वेग से चल रहा है। अब तुमसे पूछे भाई औसत वेग का मान कितना होगा, तो क्या तुम उसी की तरह प्रोसेस करोगे जैसे हमने पहले किया था, तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो डायरेक्ट कैसा मतलब एक तिहाई दूरी, तो सीधा सा ऊपर क्या लिख देना है 3। एक तिहाई दूरी B1 वेग से तो 3/1/B1 प्लस 1/B2 प्लस 1/B3, इस टाइप से तुम्हारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी का मान। अगर वो ये कहे कि भाई 1/4 दूरी B1 वेग से, 1/4 दूरी, अगली 1/4 दूरी B2 वेग से, अगली 1/4 दूरी B3 से, अगली 1/4 दूरी B4 वेग से, तो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्ट मान आएगा 4/1/B1 प्लस 1/B2 प्लस 1/B3 प्लस 1/B4। यहाँ 4 वेलोसिटी आएंगी तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 3 वेलोसिटी आएंगी तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 वेलोसिटी आएंगी तो यहाँ कितना आएगा 2 आएगा। तो अगर वो n में हिस्सा की करे तो n/1/B1 तो 1/Bn तक चला जाएगा। तो देखो ये कंसेप्ट है और इसी टाइप के क्वेश्चन लूसेंट में दिए हुए हैं। बहुत आसान क्वेश्चन हैं और इन्हें करने के लिए आपको ज़्यादा हार्डवर्क की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बहुत आसान है और इजीएस्ट क्वेश्चन है और तो मैंने बड़ी आसानी से कर सकते हो, बशर्ते बने रहिएगा इसमें वीडियो में। लास्ट के 2 क्वेश्चन और बचे हैं जो अच्छे क्वेश्चन हैं, उन्हें मैं बता रहा हूँ। देखो कुछ लूसेंट में ही है अच्छे क्वेश्चन, तो देखो 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन नंबर 10 है, उसको डाउट में सब कुछ हर कोई पूछता है, और एक जो है और एक क्वेश्चन नंबर 11 है, वो बहुत आसान है। वो कह रहा है एक कार अपनी 50 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा से अगली 50 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा पूरी यात्रा के औसत चाल। वो कह रहा है 50 किलोमीटर की दूरी, 50 किलोमीटर की दूरी चल रहा है, 50 किलोमीटर दूरी किस चाल से चल रहा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। पहली 50 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे से, फिर उसकी वाइफ का फ़ोन आ गया, उसने कहा जानू जस्ट कम, आई कांट लिव मोर। सो इसके बाद वो क्या किया, उसने क्या किया, फिर कोई ऐसा ही था हम बार, उसने स्पीड कम कर दी उल्टी। अगले 50 किलोमीटर की दूरी उसने फिर और धीमे कर दी कि 20 किलोमीटर पर घंटे से चलेंगे। अगले 50 किलोमीटर की दूरी किसने से चलेंगे, 20 किलोमीटर पर घंटे से। तो आधी दूरी तो किससे तय की हुई है, B1 वेग से, और बची हुई आधी दूरी B2 वेग से तय है। तो वो कह रहा है भाई औसत चाल ज्ञात करो। तो सीधी बात है, B1 है मेरे पास, B2 है, तो डायरेक्ट औसत चाल का जो मान आएगा वो कितना आएगा 2B1B2 अपॉन B1 प्लस B2, 2B1B2 अपॉन B1 प्लस B2, 2 इंटू B1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 30, B2 की वैल्यू कितनी है 20, B1 प्लस B2 30 और 20 कितनी है 50। तो मैं 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखो 5 से ये कितना हो गया 4, तो 4 3 12, 12 दूना 24, तो ये आ गई 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। जस्ट ये इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी टास्क है इस क्वेश्चन का। बशर्ते आधी दूरी B1 वेग से और आधी दूरी B2 वेग से, तो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2B1B2 अपॉन B1 प्लस B2। अगला क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 11 लूसेंट का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर स्टूडेंट इसे डाउट में पूछते हैं। एक कार अपनी यात्रा में 50 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर पर घंटे के चाल से तय करता है। एक कार अपनी यात्रा में 50 किलोमीटर की दूरी, वो कह रहा है भाई एक आदमी अपनी यात्रा में 50 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर पर घंटे से तय करता है। पहली दूरी है कितनी 50 किलोमीटर, वेग कितना है उसका, वेग जो है वो है 30 किलोमीटर, दूरी है 50 किलोमीटर, वेग है 30 किलोमीटर पर घंटा से तय करता है। ए से लेके बी तक दूरी है 50 किलोमीटर। अब वो कह रहा है अगले 50 किलोमीटर की दूरी, मैंने गलत कर दिया, क्वेश्चन नंबर 11 ना, पहले क्वेश्चन नंबर 10 था। हाँ ये देखो, ये नहीं कराना था, सॉरी, ये तो हमने कर ही दिया। 50 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर पर घंटे से तय कर रहा है। अब देखो, ये था क्वेश्चन नंबर 10 जो काफ़ी इजी है, देखने में टफ है, स्टूडेंट ज़्यादातर डाउट में पूछते हैं और सिर में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो देखना टाइम डिक्रीज हो जाएगा आपका। सीधी सड़क पर चलती हुई एक कार का 1/3 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटे से, 1/3 भाग
20 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है, 1/3 भाग है, वही आ गया हमारा 3 पार्ट वाला क्वेश्चन। 3 पार्ट कर लिए मैंने क्वेश्चन के, A B C और D। अब वो कह रहा है 1/3 भाग 20 किलोमीटर पर घंटे से और शेष 60 किलोमीटर पर घंटे से तय करता है, तो इसकी औसत चाल होगी। मतलब शेष दूरी टोटल, ये टोटल जो पार्ट है ना, B2 का वेग है वो कितना है 60 किलोमीटर पर घंटा, और B3 का भी कितना है 60 किलोमीटर, दोनों चेंज नहीं हुए हैं। शेष जो वेलोसिटी है वो कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वह कह रहा है गाड़ी की औसत चाल ज्ञात करो। 2 पार्ट थे तो तुम डायरेक्ट लगा देते थे फॉर्मूला 2V1V2 अपॉन V1 प्लस V2, लेकिन अब 3 पार्ट हैं तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, एवरेज वेलोसिटी का। AB बराबर 3/1/V1, तो कितना हो जाएगा 1/20, 1/V2 1/60 प्लस 1/V3 1/60। तो ये डायरेक्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। और कैलकुलेशन तुम तो बड़े आसानी से सोल्व करते हो, कैलकुलेशन नहीं हुई तो एयरफोर्स में तो क्या किसी भी चीज़ में सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को करने में काफ़ी अधिक समय लगता था और ये हमने बड़ी आसानी से कर दिया, और ज़्यादातर स्टूडेंट इसे डाउट में पूछते थे। अब देखो ये वीडियो लेक्चर यहाँ तक आपको समझ में आए होंगे। चैनल, यदि आपको ये लेक्चर वाकई में पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें सभी स्टूडेंटों के साथ, जिसके माध्यम से हम इतना बेशकीमती समय निकाल कर कोचिंग में अलग से पढ़ाते हैं, उसके बाद गला थक जाता है, उसके बाद तुम्हें और पढ़ाते हैं यहाँ पे आके। हमें भी कुछ करना है तो आपको भी कुछ बनना है, तो दोनों के लिए बेहद है, एक दूसरे का सपोर्ट करें और जस्ट आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय